हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टेट गवर्नमेंट। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाई कोर्ट। तो आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए जजेस के लिए हाई कोर्ट के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट्स, पावर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। यूनिफाइड जुडिशरी इज प्रेजेंट इन इंडिया। एक यूनिफाइड जुडिशरी है जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। यूनिफाइड मतलब एक होना, तो जो जुडिशरी है वो एक रूप के अंदर है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज प्रेजेंट एट इट्स हाईएस्ट लेवल, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट लेवल पर है, यानी कि जुडिशरी के अंदर जो सबसे हाईएस्ट स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट का है। इन द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट प्लेस। इसके बाद हाई कोर्ट आता है। ऑन द स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है जो हाईएस्ट है। अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, और अगर हम स्टेट लेवल पर देखते हैं तो हाई कोर्ट हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग एवरी स्टेट हैज़ इट्स हाई कोर्ट। हर स्टेट के अंदर अपना एक हाई कोर्ट होता है। एंड देयर कैन बी अ सिंगल हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। या कोई सिंगल हाई कोर्ट भी हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। वैसे आर्टिकल 214 के अंदर बताया गया है कि हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के भी एक ही हाई कोर्ट हो सकते हैं। इन द बिगनिंग हाई कोर्ट वॉज स्टैब्लिश इन कैलकाटा। स्टार्टिंग के अंदर जो हाई कोर्ट था वो कैलकाटा के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, बॉम्बे एंड मद्रास। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था वो कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर किया गया था 1862 इन इंडिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट वॉज स्टैब्लिश 1866। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 1866 के अंदर। एट प्रेजेंट, और आज अगर हम देखते हैं तो 24 हाई कोर्ट्स इंडिया के अंदर हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैसे बनते हैं, कौन कौन इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 के अकॉर्डिंग हर हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं, whom the president considers suitable to be appointed, जिसको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस विल ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक उसी प्रकार से जो हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए इसके बारे में भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये तो था फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, और आर्टिकल 216 फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट से संबंधित है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए आर्टिकल 217 है। 217(1) आर्टिकल के तहत द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस। जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ जस्टिस और अदर जजेस को अपॉइंट करता है। ये अभी आप पढ़ के आए हैं फॉर्मेशन के अंदर भी। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेने के बाद, और कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, और गवर्नर, इन सब से एडवाइस लेता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। वाइल अदर जजेस, लेकिन जो दूसरे जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस की एडवाइस के बाद। और चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस देते हैं, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनसे एडवाइस लेने के बाद, और इसके अलावा जो गवर्नर, ये तीनों मिलकर एडवाइस देते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो
अदर जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये तो था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एडवाइस के बाद इसके अलावा गवर्नर और कॉलेजियम सिस्टम इनके थ्रू करता है। और जो अदर जजेस हैं उनको जो प्रेसिडेंट है उसके लिए भी वो एडवाइस लेता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और गवर्नर से। देन फिर आता है क्वालिफिकेशन। जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हाई कोर्ट के, तो ये आर्टिकल 272 में बताया गया है कि ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के अंदर। सबसे पहला तो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि वो जुडिशियल पोस्ट पर होना चाहिए, मिनिमम जो पीरियड है 10 ईयर का, यानी कि जज के रूप में 10 साल उसने कहीं पर जजमेंट दिया हो किसी कोर्ट के अंदर, तो मिनिमम 10 ईयर्स का उसको जुडिशियल पोस्ट होनी चाहिए उसकी। एंड ही शुड हैव बीन एडवोकेट फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, या उसने वकालत की हो कम से कम 10 ईयर हाई कोर्ट के अंदर, या 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट के अंदर 10 साल तक वकालत की हो, तब वो हाई कोर्ट के जज के लिए काबिल माना जाता है। तो ये तो था क्वालिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे 10 ईयर। आर्टिकल 271 के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 पार्ट 1, इसके अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न है कि हाई कोर्ट के जज का क्या टेन्योर होना चाहिए। तो वो अपने ऑफिस के अंदर 62 एज ऑफ 62 ईयर्स तक रह सकता है। ये तो कंडीशन है, मतलब ये है कि वो 62 ईयर्स तक वो रह सकता है एज अ जज, या वो रिज़ाइन कर सकता है, बीच में ही कर सकता है रिज़ाइन, और वो अपना रेजिग्नेशन जो लेटर है वो प्रेसिडेंट को देता है, दे सकता है बीच में, आफ्टर गेटिंग अ रिसोल्यूशन पास्ड, या फिर रिसोल्यूशन पास्ड होने से, रिसोल्यूशन मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 की मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाता है कि जो जज है वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है या उसके अंदर कोई कमी पाई जा रही है, तो उसको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है ऑन ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे। तो ये 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि वैसे तो उसकी जो टेन्योर है वो 62 ईयर्स है, उससे पहले भी वो रेजिग्नेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को, और या अगर वो सही नहीं है तो उसको 2/3 की मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर, या 2/3 की मेजोरिटी से पार्लियामेंट में रिसोल्यूशन पास किया जाता है, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो उसे हाई कोर्ट के जज को ऑर्डर देता है अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए। ओथ बाय जज, जज शपथ कैसे लेता है, और इसके बारे में दिया है आर्टिकल 219 के अंदर। हाई कोर्ट जज टेक ओथ इन फ्रंट ऑफ गवर्नर, जो हाई कोर्ट है वो शपथ लेता है गवर्नर के सामने, क्योंकि स्टेट के अंदर गवर्नर मेन होता है, हाई पोस्ट होती है गवर्नर की। और अ पर्सन एथोराइज्ड बाय हिम फॉर द पर्पस, या किसी व्यक्ति को जो कि काफ़ी एथोराइज्ड है उसके सामने उसको ओथ लेनी होती है। तो गवर्नर हो गया, या गवर्नर अगर नहीं है तो उसकी जगह अगर कोई एथोराइज्ड पर्सन है तो वो उसके सामने भी शपथ ले सकता है। देन ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, जज का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज़ मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने का काम प्रेसिडेंट करता है आफ्टर टेकिंग, और ये एडवाइस लेता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद ही वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये जो दिया है ट्रांसफ़र के बारे में वो आर्टिकल 222 में दिया गया। तो ये तो हो गया सारा कैसे कैसे होता है। अब आता है सैलरी। हाई कोर्ट के जज की क्या सैलरी होती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 221, आर्टिकल 221 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट होती है वो फिक्स करती है हर जज की सैलरी को हाई कोर्ट में बाय लॉ, कानून के तहत हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को फिक्स किया जाता है पार्लियामेंट में।
एट प्रेजेंट और आज अगर हम देखते हैं तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसको मंथली सैलरी 90,000 INR इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिलती है। और जो अदर जजेस हैं उनको मंथली सैलरी 80,000 INR के अकॉर्डिंग मिलती है, यानी इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग होती है 80,000 अदर जजेस को, और चीफ जस्टिस को 90,000 पर मंथ। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट कैसे इंडिपेंडेंस है, कैसे ये आज़ाद है। तो फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। और ये कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं जिससे पता चलता है कि जो हाई कोर्ट है वो इंडिपेंडेंस है। सबसे पहला तो इसमें ये है कि स्पेशल प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, यानी ये किसी के तहत नहीं, इसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर एंड प्रेसिडेंट जो है वो इन सब की एडवाइस लेकर ही चुनता है। देन इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है, 62 ईयर्स होता है। फिर या वो अपनी मर्जी से रिज़ाइन कर सकता है या 2/3 की मेजोरिटी से उसको रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से पार्लियामेंट में, विद एक्सेप्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट। एक्सेप्शन मतलब इम्पीचमेंट के प्रोविजन को छोड़ करके नो अदर चेक ऑन कंडक्ट ऑफ जजेस। अगर इम्पीचमेंट को छोड़कर कोई भी जो भी जजेस हैं उनको चेक नहीं करता है, उन पर कंट्रोल नहीं होता है बाय द पार्लियामेंट का, जब पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है जजेस पर। और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट नॉट अलाउड। और एक बार जो हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है तो उसको ये परमिशन नहीं होती है कि वो प्राइवेटली प्रैक्टिस करे किसी भी कोर्ट के अंदर इन विच ही हैड सर्व एज अ परमानेंट जज, जहाँ पर वो जज के रूप में काम कर चुका है। तो ऐसे किसी भी कोर्ट के अंदर उसको प्राइवेटली प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है। कैप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। और एग्जीक्यूटिव से ये इंडिपेंडेंट रहता है, यानी एग्जीक्यूटिव्स का भी कोई कंट्रोल नहीं होता हाई कोर्ट के जजेस पर। तो ये कुछ बातें हैं जो ये बताती हैं कि जो हाई कोर्ट है वो आज़ाद है, मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। देन जुडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। कौन कौन से जुडिक्शन है या पावर्स हैं हाई कोर्ट की, ये नीचे दे रखी हैं। 6 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है आपका ओरिजिनल या स्टेटूटरी जुडिक्शन, राइट टू इशू रिट्स, अपीलेंट जुडिशरी, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड जुडिशियल रिव्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जुडिशियल ओरिजिनल जुडिशन। ओरिजिनल जुडिशन क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले जो केस हाई कोर्ट के अंदर सुना जाए, दिस रेफर्स फर्स्टली टू हियरिंग ऑफ द केसेस बाय द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से पहले कहीं और उसको नहीं सुनवाई हुई है उसकी, सीधा उसको हाई कोर्ट में लाया गया है, तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन हो गया। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? डिस्प्यूट एसोसिएटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर पार्लियामेंट के मेंबर या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर कोई मतभेद है या कोई झगड़ा है तो उसका सॉल्यूशन हाई कोर्ट के अंदर सीधे हो सकता है, या उसके लिए सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा है डिस्प्यूट एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी हाई कोर्ट के अंदर सुना जा सकता है, या उसका जजमेंट हाई कोर्ट दे सकती है। तो मतलब डायरेक्ट ये वहाँ पर जा सकते हैं, तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन हो गया। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब है सबसे पहले जो केस है वो हाई कोर्ट के अंदर सुना गया है। द एडमायरलिटी, प्रोबेटिव राइट्स, मैरिज लॉ, कंपनी लॉ एंड केसेस एसोसिएटेड विद डिवोर्स एटसेट्रा, ये सारे ऐसे केसेस हैं जो कि डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर सुने जा सकते हैं। तो प्रोबेटिव मतलब होता है जो कि अधिकारों को अगर कोई रोकने का काम करता है, छीनने का काम करता है, तो प्रोबेटिव हो गया। या एडमिनिस्ट्रेटिव, मैरिज लॉ से रिलेटेड या कंपनी लॉ जो है उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं, या डाइवोर्स तलाक से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। देन राइट टू इशू रिट।
रिट को इशू करने का जो काम है ये हाई कोर्ट के अंदर रहता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट हैज़ राइट टू इशू रिट। हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो रिट को इशू करे। रिट भी 5 टाइप्स की होती है। एक होता है हैबियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी एंड क्यो वारंटो। ये 5 टाइप के रिट्स हो गए। इसके बारे में मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी समझाया है डिटेल के अंदर। एज पर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ओनली दोज रिट्स। सुप्रीम कोर्ट केवल वही रिट्स को इशू कर सकता है जो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई होती हैं। द हाई कोर्ट हैज़ पावर, और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर राइट से रिलेटेड भी जो इस रिट्स को इशू कर सकता है। तो केवल जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केवल फंडामेंटल राइट्स जो है उनसे रिलेटेड रिट को इशू करता है, और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर राइट्स के लिए भी वो रिट्स को इशू करता है। तो रिट्स भी 5 टाइप्स की होगी, हैबियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन एंड सर्टियरी एंड क्यो वारंटो। देन फिर आता है आपका अपीलेट जुडिक्शन। अपीलेट जैसे कि नाम से पता चला कि अपील की जा रही है, तो अपीलेट जुडिक्शन जहाँ पहले कहीं अपील कर दी है उसके बाद ये हाई कोर्ट के अंदर अपील की जाती है। अगर वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो इसको बांटा गया है 3 पार्ट्स के अंदर। एक होता है सिविल अपील एंड जुडिक्शन, दूसरा होता है क्रिमिनल अपील एंड जुडिक्शन, और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील एंड जुडिक्शन। सिविल अपील एंड जुडिक्शन के अंदर अपील कैन बी मेड इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी केस का डिसीजन लेती है और अगर उसे कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में जो डिसीजन उन्होंने लिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। और जो ये केसेस होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं इनकम टैक्स, पेटेंट, डिज़ाइन, सक्सेशन को लेकर के। तो अपीलेंट का मतलब समझ में आ गया। सिविल में क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई, इनकम टैक्स हो गया, पेटेंट हो गया, डिज़ाइन, सक्सेशन एक्सेट्रा। और इसके अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है और उससे जो अपीलेंट है वो खुश नहीं है तो या वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। देन फिर आता है क्रिमिनल अपील एंड जुडिक्शन। इफ़ अ क्रिमिनल इज सेंटेंस, अगर किसी क्रिमिनल को मौत की सज़ा दे दी गई है, सेंटेंस फॉर 4 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट बाय द सेशन कोर्ट। अगर किसी क्रिमिनल को मौत की सज़ा दी गई हो या 4 साल की कारावास की सज़ा दी गई हो और वो अगर उससे सेटिस्फाई ना हो तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अगेंस्ट में। तो ये हो गया क्रिमिनल अपील एंड जुडिक्शन। देन फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील एंड जुडिक्शन। एनी सच केसेस इन विच देयर इज अ क्वेश्चन, कोई भी ऐसे केसेस जहाँ पर कोई क्वेश्चन होता है इंटरप्रिटेशन का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई नुकसान पहुँचाया जा रहा है या उसमें कोई चेंज किया जा रहा है तो इस प्रकार के केस को हाई कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी सेशन कोर्ट के अंदर या किसी और अदर कोर्ट के अंदर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो ऐसे केसेस को हाई कोर्ट के अंदर उसका अपील कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अपील एंड जुडिक्शन। तो 3 टाइप के अपीलेंट हो गए, सिविल अपीलेंट, क्रिमिनल अपीलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेंट। देन फिर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है?
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 के अंदर एवरी हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हर हाई कोर्ट जो होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है एंड इट हैज़ पावर, और उसके पास ये पावर होती है कि वो ऑफेंडर मतलब होता है अपराधी, कि वो अपराधी को सजा दे। ऑफेंस मतलब होता है अपराध और ऑफेंडर मतलब होता है अपराधी। तो हर जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग हर जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है और उसके पास ये पावर होती है कि वो अपराधी को सजा दे। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर सेव्ड, और जो भी डिसीजन हाई कोर्ट लेता है वो सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के रूप में, और उसके बाद एंड दे विल फंक्शन एज लॉ, और फिर वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है स्टेट के लिए। अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया है तो फिर वो रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, और अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर कोई वैसा ही कोई केस आता है तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वही डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेना होता है, वो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकता। देन फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में। प्रशासन से संबंधित पावर, हाई कोर्ट मे कॉल फॉर डिसीजन मेड बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कैन इवैल्यूएट एंड एग्जामिन देम। हाई कोर्ट को कॉल किया जा सकता है डिसीजन के लिए, ऐसे डिसीजन के लिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने लिया है, या उसका परीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए हाई कोर्ट को बुलाया जा सकता है। देन सेकंड जो है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट दैट इट एंश्योर दैट सम सबऑर्डिनेट कोर्ट डज नॉट वायलेट इट्स लिमिट। तो ये हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि वो ध्यान रखे कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो अपनी लिमिट को क्रॉस ना करे या अपनी लिमिट को ना तोड़े, एंड इज वर्किंग एज पर प्रोविजन, और वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही काम करे जो कि लॉ में दिया गया है। थर्ड है इट कैन रिमूव, ये रिमूव करेगा अ केस फ्रॉम वन कोर्ट, इट कैन रिमूव अ केस फ्रॉम वन कोर्ट, ये रिमूव कर सकता है किसी केस को किसी कोर्ट से और उसको ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे कोर्ट के पास फॉर कंसिडरेशन एंड वर्डिक्ट, कंसिडरेशन के लिए, इस पर ध्यान उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गई। पहला तो ये कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने जो भी डिसीजन लिया है उसको एवेल्यूएट करे, एग्जामिन करे। दूसरा जो है कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट पर ध्यान रखे कि कहीं वो अपनी लिमिट को तो नहीं तोड़ रहा है, या वो लॉ के अकॉर्डिंग ही तो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और थर्ड जो है वो किसी भी कोर्ट से उसका केस वहाँ से हटा करके दूसरे कोर्ट में भेज सकता है कंसिडरेशन और वर्डिक्ट के लिए। देन फिर आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, द हाई कोर्ट हैज़ पावर टू डिक्लेयर द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के और एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उसको डिक्लेयर करे, उनके काम को डिक्लेयर करे कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। ये पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट हो, वो जो भी काम कर रही है वो सही कर रही है नहीं कर रही है। अगर कोई काम तो अगर सही है तो वैलिड है, अगर नहीं है तो इनवैलिड है। इन द स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट जुडिशरी इज कलेक्टिवली नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और स्टेट जुडिशरी है, तीनों मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है तो आप इसमें लिख सकते हैं, अगर 1 लाइन में 1 सेंटेंस में पूछा जाता है तो स्टेट द लेजिस्लेचर, स्टेट के अंदर इन अ स्टेट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट जुडिशरी इज कलेक्टिवली नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ये कुछ रिव्यू हैं जो आपने पढ़े हैं उसके बारे में कि फॉर्मेशन कैसे हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली का, क्या क्या चीज़ें आप इसमें लिखोगे, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, रिजर्वेशन सीट कैसी हैं, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है,
क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या है, टेन्योर कितने ईयर का है, ऑफिसर्स कौन कौन है इसमें, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, पावर क्या है, पावर एंड फंक्शन क्या है स्पीकर की। देन फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वही जो आपने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पढ़ा था, नंबर ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, टेन्योर्स, परमानेंट हाउसेज, ऑफिसर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिखना है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर आपकी पावर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून बनाने से रिलेटेड पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर इसमें इंक्लूड की गई है, तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर पावर पूछी जाती है तो आपको लेजिस्लेटिव पावर बतानी है, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पावर टू मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शन, ये सब आपको लिखना होगा। देन फिर आता है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। गवर्नर, इसमें अलग अलग पूछा जा सकता है गवर्नर के बारे में, तो वो आपको बताना होगा कि जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, और इसको इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, और जो क्वालिफिकेशन एंड सैलरीज है उसके बारे में लिखना होगा। देन पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, और भी बहुत सारी पावर्स होती है जिसे मिसलेनियस पावर कहा जाता है। फॉर्मेशन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, तो वही अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स, distribution of portfolios amongst the ministers, oath taking by ministers, categories of ministers, tenure of the council of ministers, collective responsibility, salary allowances, ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आएंगी। इस साल जो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला जो पोर्शन है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या क्या पावर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बनाने का काम, एडवाइसिंग द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस देने का काम, सीनियर ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेजिस्लेचर में काम करते हैं। एंड फिक्सिंग द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम फिक्स करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन लॉ को बनाने से रिलेटेड। गेटिंग द बजट प्रिपेयर, और बजट को बनाने का काम करते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो चीफ मिनिस्टर की क्या पावर्स होती हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाने का काम करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है पोर्टफोलियोज़ का मिनिस्टर्स के बीच में, या मिनिस्टर्स को। फंक्शन ऑफ कैबिनेट, फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट को चलाने का काम करता है। ये कोऑर्डिनेशन रखता है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। स्टैब्लिशर ऑफ इंटर रिलेशनशिप, और ये इंटर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, तो ये तो हाई कोर्ट का तो आपने आज ही पढ़ा है। और क्वालिफिकेशंस क्या हैं जजेस की, सिटीज़न, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, जुडिशियल पोस्ट होल्ड कम से कम 10 ईयर की बात होनी चाहिए उसके पास, या उसने एडवोकेट के रूप में काम किया हो मिनिमम 10 ईयर्स हाई कोर्ट के अंदर। उसका जो टेन्योर है वो 62 ईयर्स एज है। ओथ वो गवर्नर से लेता है। अरेंजमेंट जो है वो अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड टू एंश्योर, वो अरेंजमेंट करता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। फंक्शन एंड पावर्स के अंदर इसके 6 फंक्शंस या पावर आ जाती हैं। ओरिजिनल एंड स्टैट्यूटरी जुडिक्शन, राइट टू इशू रिट्स, अपीलेंट जुडिक्शन, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारे इसके क्या हैं, पावर एंड फंक्शंस हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।